राइट नंबर 3। जिस समय लास्ट में गए तो तुमसे गए थे रेलवे वाले ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही घुमा देते हैं। कहीं ऐसा लिखवाया था ए कैन कंप्लीट 1/3 पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी कैन कंप्लीट 2/5 पीस ऑफ वर्क इन इतना डेज, ऐसा नोट्स में कहीं लिखवाया है क्या? अब 3 की पावर देखने गए तो 3 की पावर में देखा कि 9 का कोई मल्टीपल है क्या? तो है। 25 इंटू 9 कितना हुआ? 225 हुआ कि नहीं हुआ? मामला यही, विषय समाप्त। डेज बढ़ाओगे तो अपने आप एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? उसी काम के लिए रेड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक चीज सोचो, अभी देखो तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जो बच्चे यहाँ घर पे होंगे या यहाँ आए होंगे, शादी के बाद तो अलग ही चीजें हो जाती है कि नहीं? अगर सोचो तुम यहाँ अकेले रह रहे हो, अचानक से घर से फोन आए, कब तक रहोगे विदेश, लौट आओ स्वदेश, क्या करोगे? शिव 2b की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2। तो b मतलब कितना? 1। c मतलब कितना दिया? 3। तो a की एफिशिएंसी अब कुछ नहीं बचा, आप सब कर डालोगे। a एंड c टुगेदर वर्क फॉर 10 डेज। a और c मतलब 7 के हिसाब से कितना काम हुआ? 70 हो गया। बचा कितना? 110। 110 b 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के और टाइम एंड वर्क बेस्ड जितने भी हमने कंसेप्ट किए उसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबसे हो गया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। कल मैंने तुम्हें एक सवाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बता के रखा था, जहां पे मैं तुम लोगों के साथ कह रहा था कि a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तीनों के डेटा पे लेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। या इसका वर्जन नंबर 2 भी मैंने आपको बताया था कि हम जिसमें जिसमें a अगर पूछा है तो जिसमें जिसमें a है तो ऐड करें और जो नहीं है उसको हटा दें। ऐसी चीजों के ऊपर बात करके रखे थे हमने, 2 लॉजिक करके रखे थे। हमारे पास कह रहा है ये उसके ऊपर का लॉजिक है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। इसके पहले मैंने एक नॉर्मल सी चीज तुम्हें बताई कि वर्क इज इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं? अरे वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? वर्क इज इक्वल टू, तो यहां पे जो लॉजिक लगना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्क टोटल इज इक्वल टू वर्क डन प्लस वर्क रिमेनिंग। अगर आपसे मैं कहूं आज हमारे काम में क्या क्या चीजें बची है तो हमारा लॉजिक बड़ा सिंपल सा बनता है। वर्क डन प्लस वर्क रिमेनिंग इज इक्वल टू टोटल वर्क। जैसे अभी मैं आपसे कहूं मेरा काम क्या है? मैथ्स पढ़ाना। मेरा काम क्या है? मैथ्स पढ़ाना। अब मेरा पूरा काम कब कंप्लीट होगा? मेरा पूरा काम कब कंप्लीट होगा? सर मेरा पूरा काम कब कंप्लीट होगा? मैंने आपको एक लिस्ट दी होगी कि मुझे ये 15-20 चैप्टर पढ़ाने, उसके बाद आपने उसमें लिख दिया होगा आपने ये 4-5 चैप्टर पढ़ा दिए और ये 5-6 चैप्टर आपको और पढ़ाने, तो 5 + 6 टोटल 11 चैप्टर हो गए। 11 चैप्टर में आप ऐसे ही तो जोड़ते होंगे, 11 चैप्टर इज इक्वल टू 5 डन एंड 6 रिमेनिंग। टोटल मिला के टोटल वर्क के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे भी बस यही लॉजिक लगाना था, बाकी कुछ नहीं रखा था। कह रहा है a प्लस बी 16 दिन में, a प्लस बी 16 दिन में, b प्लस सी 24 दिन में और c प्लस a 32 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? 32 दिन में। इसका एलसीएम आएगा 96। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 96। सर मुझे 32 की टेबल भी याद है, 32 2 जा 64, 32 3 जा 96, बाकी चीजें। एलसीएम लेते वक्त मैंने तुम्हें एक नॉर्मल सा लॉजिक बताया था, जिसको एलसीएम में अटक गए, पहला लेवल है एलसीएम में अटक गए, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बच्चा एलसीएम के लिए केवल ध्यान रखो कि 2 की हाईएस्ट पावर कहां है, 3 की हाईएस्ट पावर कहां है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, और इन्हीं का मल्टीपल होगा। 2 की पावर में मेरे पास वैल्यू क्या क्या होती है? 2 4 8 16 32 64 128 256, यही होती है। तुम्हें दिख गया 2 का हाईएस्ट पावर? 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 32। तो अब 2 के जो बाकी पावर है तुम्हें सोचना ही नहीं है कि सर ये तो 2 की पावर 4 था, इसमें 2 की पावर 3 था। एलसीएम में हमेशा हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में हमेशा हम कौन सी पावर लेते हैं? लोवेस्ट पावर का टर्म लेते हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ 32 दिखा, मैंने देख लिया कि 2 की पावर 5 जो कि मुझे 32 लेना लिया। अब मुझे 3 की पावर चाहिए। 3 की पावर में कौन सा टर्म है? यहाँ 3 का मल्टीपल है क्या? पर इसमें 3 का मल्टीपल है?
अरे हाँ या ना, स्क्रीन चली गई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट दो, जो टेंशन होके बैठो, मेरा ध्यान दोनों तरफ बराबर रहता है। 3 की पावर है क्या, 3 8 जा 24, तो मैंने बस एक 32 पकड़ा और 3 पकड़ा, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, क्लियर हुआ मामला। 5 का कोई टर्म नहीं दिख रहा था इसलिए चल नहीं रहे थे सर। 3 की और बड़ी पावर क्यों नहीं पकड़े, अरे 9 से डिविजिबल था क्या कोई, अरे 9 से डिविजिबल था क्या, 9 से डिविजिबल होता तो क्या लेते, 9 वाला टर्म लेते, क्लियर है, एलसीएम में एक बार बताया गया। अब आगे चलते हैं, 16 6 जा 96, 24 4 जा 96 एंड 32 3 जा 96, यहां तक का मामला क्लियर, यहां तक का मामला क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना यहाँ पे डेसिमल में आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा ट्वाइस में आधे काम का आता है, बाकी कोई फर्क नहीं लेना। हाफ काम का मतलब अपने दिमाग में बैठा के रखो, यदि मेरी एफिशिएंसी हाफ काम की है तो मुझे किसी एक काम करने के लिए 2 दिन लगता है, हाफ काम की एफिशिएंसी, जिसलिए हम वहां 0.5 में उलझे ना रहे। 0.5 हमेशा आपके जीवन को परेशान करेगा, तो 0.5 से बचने का बड़ा सीधा तरीका है। अगर मुझे किसी काम को हाफ दिन लगते हैं, एक दिन में मैं कितना काम करता हूं, आधा काम, तो पूरे काम को करने के लिए कितने लगेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि एक दिन में मैं आधा काम करता हूं और मुझे 4 काम करने हैं, एक दिन में हाफ काम करता है और मुझे 4 काम करने, तो टोटल मैं कितने करूंगा, 4 का डबल कर दो 8, वहां 0.5 से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब यहां से तुम्हें एक लॉजिक मिलके चला होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, ये डेटा वहां पेपर में डायरेक्टली सोच लेना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 13, 13 का हाफ, 13 का हाफ 6.5, तो ये ट्वाइस ऑफ एबीसी के क्वेश्चन में हमेशा आपको डेसिमल वाली वैल्यू मिलेगी, और डेसिमल ऐसा नहीं मिलेगा 0.33, 0.96, हमेशा पॉइंट हाफ की मिलेगी, क्लियर है, डन। अब सवाल पे आते हैं, ए बी और सी को निकालना नहीं। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 6.5 के हिसाब से 12 दिन काम किया गया है, तो 12 छंग 72 और आधा इंटू 12 मतलब 78 यूनिट ऑफ वर्क शुड बी डन। भाई 6.5 के हिसाब से 12 दिन काम किया गया, कुछ नहीं लगाया, वही लॉजिक आपका लगाया, वर्क इज इक्वल टू क्या हुआ, डेज इंटू एफिशिएंसी। मेरे डेज कितने दिए 12, एफिशिएंसी कितनी है 6.5। मैंने तुमसे यही कहा कि इसको कोने में ले जाके मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको सीधे मल्टीप्लाई करना है, 12 6 या 72, और 12 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा 6, तो टोटल क्या हुआ 78। अब अगर मैं लॉजिक देखूं तो मेरा वर्क डन कितना हो गया है, हो गया है 78। अब कोई बता सकता है क्या कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था 96, तो रिमेनिंग कितना बचा 78 8 86 10 96 18 बचा। करना किसको है, करना किसको है। अच्छा तुम्हें ऐसा कभी पढ़ाए थे क्या कि डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या होगा, एफिशिएंसी, और सी को करना है तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आ रही है, सी की एफिशिएंसी 0.5 आ रही है, अरे मेरे भाई सी की एफिशिएंसी क्या आ रही है 0.5। सी की एफिशिएंसी के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, ए प्लस बी हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों की मिला के 6.5 है और ए प्लस बी 6 है, तो सी कितना है। अच्छा तुम में से कितने लोग इंटेलिजेंट हो कि 0.5 से 18 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, एक तरीका 18.0.5, दूसरा क्या है 0.5 से काम करना, तो एक काम करने के लिए 2 दिन, एक काम करने के लिए 2 दिन, तो 18 काम करने के लिए, ध्यान रखना इस लॉजिक को, ठीक है, वेरी गुड। अब एक तरीका है, लड़का यहाँ पे ऐसे करते हुए नजर आता है कि 18/0.5, या 0.5 को आप लोग क्या सोच सकते हैं 1/2, 18/5 को क्या सोच सकते हैं 1/2, ठीक है। स्क्रीन गायब होगी तो कमेंट पे मत ध्यान देना, मेरी बातें सुनते रहना, मैं 2 सेकंड के अंदर ही तुम्हारी स्क्रीन वापस वहां पे आ जाएगा, डन, क्लियर हुआ मामला, अरे हाँ या ना। सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए,
अगर ये पेपर में रहेगा तो क्या हमें इतनी चीजें करनी है, हमें इतनी चीजों के ऊपर सोचना है? भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये डेटा इतना सजा के नहीं लिखना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चंस को उठा के सीधे सीधे करने के लिए एक तरीका सोच के चलिए कि भाई 16, 32 और 12 वहीं पे अगर आपको लिखना है तो एलसीएम डायरेक्टली क्या सोच लिया, 96। एलसीएम क्या सोच लिया, 96। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी सी की एफिशिएंसी क्या है। मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरी किसकी एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी क्या है। तो 96 में जब मैं गया तो मुझे क्या पता चल रहा है, 6 आगे 3 और यहां पे कितना हो गया मेरे सामने, भाई 12 नहीं, ये रहा 6 3 और 4, टोटल मेरे पास कितना आ गया समझ के, 13। तो मैं समझ लूंगा 6.5 के हिसाब से क्या हो रहा है, ए बी और सी। वहां तक का डेटा क्लियर होना चाहिए। मतलब ये जो डेटा है ना, ये वाला पोर्शन आपका ओरल होना चाहिए। इतना अगर आपने ओरल सोच लिया तो आपका काम हो जाएगा। काट नहीं दिया है, ये कैसे सोचना चाहिए, ओरल डेटा सोचे नहीं, तुरंत समझ में आना चाहिए कि तीनों मिला के 6.5, तीनों मिला के कितना। अब हमें जो जो काम है वो ले लेना है, हमें जो जो काम है वो क्या करना है, ले लेना। अब कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन अप्रोच से ऐसे भी देखते हैं, सर मल्टीपल ऑफ दिस होना चाहिए, एलसीएम के बाद मल्टीपल। पर ये जो हाफ है ना, हाफ का मल्टीपल सब है, सिर्फ 45 नहीं हो सकता था आंसर। क्या आंसर नहीं हो सकता था सर? देखो एक नॉर्मल सी चीज है, मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कि हाफ से डिविजिबल हो। मेरे दिमाग में जैसे ही एफिशिएंसी आई थी और मैं ऑप्शन अप्रोच से एलिमिनेट करने के लिए सोचता, तो कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी थी जो कि किससे डिविजिबल हो, हाफ से डिविजिबल। तो अगर हाफ से डिविजिबल वाली वैल्यू देखेंगे तो हाफ से डिविजिबल कौन हो सकता है, सबके सभी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सिर्फ 45 में क्या होता है, इधर फ्रैक्शन में वर्क होता तब आगे की तरफ जाता। क्लियर है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आया, अरे आया, कल टाइप 3 में एक नोट लिखवाया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी, ऐसी चीजें लिखवाई थी। इस सवाल को डायरेक्टली सोचने की कोशिश करो, 2 3 5 5 10 वर्किंग टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 6 करते हैं। तो जैसे ही आपने वहां पे लिखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया। और मुझे पूरा काम करना है कि इसका 20% करना है। तो 60 का 20% मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। 60 का 20% मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। 60 का 20% मतलब कितना हो गया, 12। और मुझे 12 किस हिसाब से करने हैं, 2 के हिसाब से। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, कुछ आया समझ में? कहाँ डूब गई, स्टार्टिंग से डूब गई, कल आई थी ऑनलाइन में, है ना? जरा टाइप 3 खोलो, जब इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहे थे जाते जाते एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाया है क्या, जहां लिखा है इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस एफिशिएंट, इफ ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ऐसा करके कहीं लिखवाया है क्या? अरे हाँ या ना? तो वहां पे हमने क्या लिखवाया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। अब मुझे देखो डेज किसके दिए हैं, डेज किसके दिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी के, कितने दिए हैं, 10। तो मेरी एफिशिएंसी भी मैं किसकी लिखूंगा, नहीं 6 दिया है ना, मैं एफिशिएंसी भी किसकी लिखूंगा, मैं एफिशिएंसी भी किसकी लिखूंगा, ए बी और सी, तीनों मिला के एफिशिएंसी कितनी हो रही है, ए बी और सी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 2 + 3 + 5 कितना हुआ, तो एफिशिएंसी 10, डे 6, तो टोटल वर्क कितना आ गया बच्चा, क्लियर? अब हमें 60 नहीं कराना है, हमारा मेन लॉजिक क्या है, हमारा झगड़ा ये है कि हमें 60 कराना ही नहीं है, हमें कितने कराने हैं, 60 का कितना परसेंट, 20%। तो 60 का 20% कितना हुआ, अरे 6 दूनी 12, 6 दूनी 0 से 0 कट गए, तो कितने काम कराने हैं, 12 काम कराने हैं कि नहीं कराने? कुछ काम तो ओरली करो। 12 काम किसके एफिशिएंसी से होंगे, एक ही एफिशिएंसी से। एक ही एफिशिएंसी कितनी है, तो कितने दिन में, आधा काम तो आपको ओरल सोचना पड़ेगा। डन, चले आगे। बस जैसे ही पेपर में सवाल आए ना, तो पहले आधी कोशिश करनी कि आधा डेटा किससे नहीं करना है,
कॉपी पेन नहीं लगाना है। आधा डेटा की कैलकुलेशन आपके पास पहले ही ओरल हो जानी चाहिए, तो बचा हुआ डेटा बहुत आसानी से निकलेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास 100-150 क्वेश्चन की सीट मेरी, फिर उसके बाद एक एक दो दो बुकलेट दी गई है, उसको सॉल्व करो। इतने क्वेश्चन कर डालो एक एक चैप्टर में कि डेटा देख के समझ में आ जाए, यही वाला करना है। डन। तो अपने दिमाग में केवल प्रैक्टिस के ऊपर आएगा मैथ्स। चलिए, सेम सवाल है। क्या सवाल है? सेम सवाल है, जरा सोचते हैं। 10, अरे कितना हुआ एफिशिएंसी तीनों के मिला के? तो टोटल वर्क 270। कितने लोगों को समझ में आया? डन। मुझे 270 काम करना है या इसका 4/9 करना है? तो हमने सीधे लिख दिया इसका 4/9। पिछली बार 12 क्यों निकाल लिया था? इसलिए निकाल लिया था 60 का 20% आता है। अब 4/9 के लिए मल्टीप्लाई करें और फिर 120 तक सोचे, या उससे अच्छा ऐसे लिख दे, जो कटेगा लास्ट में देख लेंगे। तो मेरा काम कितना हुआ? 270 का 4/9। मेरा काम कितना हो गया मेरे भाई? 270 का 4/9 पोर्शन। 270 का 4/9 पोर्शन। क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? अब मुझे ये काम किससे कराना है? बी एंड सी टुगेदर। तो बी एंड सी टुगेदर कितना है? बी एंड सी टुगेदर कितना है? अरे है, हाँ या ना? अब देखो, काटने का तरीका सीखो। जो जिस तरीके से तुम काटोगे वैसे काटोगे तो पेपर निपट जाता है। ये कितना बना? कितना बना? क्योंकि मुझे 8 का फैक्टर चाहिए। 8 का मल्टीपल क्या होता है? 40 होता है कि नहीं होता? 8 का मल्टीपल क्या होता है? तो अगर आप यहां से इस 40 को 8 का मल्टीपल बनाओगे तो ये रहा 5 और ये क्या रहा? और आंसर एक तरीका क्या है? 4 2 जा 8, 9 3 जा 27, 30, 2 5 जा दिस वन। अरे तो पेपर में भैया सेकंड सेकंड का महत्व है। सेकंड सेकंड के महत्व के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे आपने 8 देखा तो पहली टेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि 8 2 से कटता है, 4 से कटता है। क्वेश्चन में पहले देखना चाहिए 8 का मल्टीपल है कि नहीं, क्योंकि 8 की टेबल कभी जीवन में याद कियो? सर याद तो हमने 20 तक किया है, यूटिलाइज कैसे करना है ये पता नहीं। डन। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सोचो ऐसे ही सवाल आएंगे तुम्हारे पास। क्या हुआ? इसके आगे का हार्ड है? कोई नहीं, कोई कुछ भी हार्ड नहीं होगा। बस आपको जितने भी पहले बेसिक फंडामेंटल रूल लिखवाए जाते हैं उतने ही करते रहिए, याद करते रहिए वो सारे रूल। क्लियर? यहाँ पे जिन बच्चों ने मेरी परसेंटेज की सीरीज की होगी उनको आसानी से आया होगा। नहीं चीजें अगर उन्होंने किया है तो आप बेसिक मान के चलो। जब किसी से कंपेयर करना है तो उसको 100 मान लो, जब किसी से कंपेयर करना है तो उसको क्या मान लो? आपने परसेंटेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है आगे लगे, बस एक किसी क्वांटिटी को 100 मान लो, उसके बाद दूसरी वैल्यू आएगी, उसके बाद तीसरी वैल्यू आएगी, और सबको एक दूसरे से कोरिलेट कर लेना। क्लियर है? जैसे A इज 40% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब अब A हुआ और एक टर्म कौन आ रहा है? B। अगर B 100 है तो A कितना है मेरे भाई? क्लियर? आपको मैंने ये लॉजिक एक बार और पढ़ाया होगा, अगर आपने अभी लास्ट सेशन में भी मेरा ज्वाइन किया होगा तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने मर्जिंग ऑफ रेशियो का भी एक कंसेप्ट आपको बताया था कि A/B दिया है, B/C दिया, कॉमन वाला टर्म ले ले। पर यहां अगर मेरा डायरेक्ट आ रहा है तो इसी से कर रहे हैं। A 40% मोर एफिशिएंट देन B है और C कितने परसेंट लेस एफिशिएंट देन B है? तो B से ही कंपेयर कर रहा है। B कितना है? 100। 100 से 20 कम होगा तो कितना होगा? अरे होगा। अब इसकी छोटी वैल्यू क्या होगी? 27 जा 20 20। क्लियर? अब कौन इस सवाल को सबसे पहले कैलकुलेट करके बताएगा? आपके पास समय है मात्र 15 सेकेंड। डन। चलो करते हैं। अगर ये सवाल मेरे पास होता तो मैं क्या करता? 7 5 12 4 16, 7 5 12 4 16 का पहाड़ा याद है? अब 16 के हिसाब से 5 दिन तक में काम हुआ तो 80 हुआ। 80 का 70% करना है, मतलब 56 करना है। कितना करना है? 80 का 70%, 8 7 जा 56।
तो 56 काम करना है। किससे करना है? ए से। 7 अठे 56। जो पहली बार कर रहे हैं वो ऐसे कर लें। 16 इंटू 5, इसका कितना परसेंट मैंने निकाला था? 70%। देखो जीरो से जीरो यहीं पे काटा है। 16 पंचे 80 का जीरो कट गया। 8 सत्ते 56। करेगा किसके हिसाब से? 7 के हिसाब से। जिसको ज्यादा टेंशन है ऐसे लिख के काट लो। खुश। सॉल्यूशन के लिए जिसको ओरल में दिक्कत आ रही है वो ऐसे लिख लीजिए। क्लियर हुआ? 33 1/3%। थोड़ा बहुत आपको देखिए, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो छोड़ दो, उसकी अभी जरूरत नहीं। पर क्वेश्चंस के लिए आप लोग जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू सिंप्लीफिकेशन की है वो याद कर लीजिए। जैसे हमारे काम की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में ज्यादा टेंशन देती है? 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3। 25% इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है? 16.66% या 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6। क्लियर? 14 2/7% इज इक्वल टू 14.28 इज इक्वल टू 1/7। 12.5 1/8। 11.11 1/9। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या मैंने तुम्हें कहीं ऐसा टाइप 1 डे 1 में लिखवाया था क्या कि हमें जो डेज चाहिए वो टोटल वर्क के लिए चाहिए? अरे हाँ या ना? हमें जो डेज चाहिए किसके लिए चाहिए? टोटल वर्क के लिए हमें डेज चाहिए होगा। टोटल वर्क के लिए हम यहाँ पे चीजें को सोच रहे होंगे। तो वैसे ही देखो, ये 1/3 डेज कितने दिन में कर रहा है? 1/3 अगर 15 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा भाई? फिर से सोचो, अगर डायरेक्टली सोचना है तो तुम्हें ये चीजें सोचो ना। बी का टोटल कितना है? बी का टोटल कितना है? 45। और ए और बी का कितना है? 25। ऐसे करके कभी चीजें कराई है क्या? 45 नहीं समझा? डे 1 की नोट्स पे जाओ। डे 1 टाइप नंबर 3। जिस समय लास्ट में गए तो तुमसे गए थे, रेलवे वाले ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही घुमा देते हैं। कहीं ऐसा लिखवाया था, ए कैन कंप्लीट 1/3 पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन कंप्लीट 2/5 पीस ऑफ वर्क इन इतना डेज। ऐसा नोट्स में कहीं लिखवाया है क्या? डे 1 लास्ट क्वेश्चन मिल गया। तो जब आपको वो लास्ट क्वेश्चन मिला तो मैं बताता हूं, मैंने यही किया है कि बी कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ डब्ल्यू इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज। तो डब्ल्यू कितने दिन में होगा बच्चा? कोई लड़ाई नहीं है ना? यहां तक की चीजें क्लियर। अब देखो एलसीएम में मैं तुम्हें बता रहा हूं, 5 का हाईएस्ट फैक्टर क्या मिल रहा है? 5 का हाईएस्ट फैक्टर 25 मिल रहा है और 9 का मल्टीपल मिल रहा है 9 पचे 45 25। तो 25 इंटू 9 कितना हुआ? एलसीएम सोचने का बड़ा सीधा मेथड है। 5 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर देखो। 2 की हाईएस्ट पावर क्यों नहीं देखा? कोई भी टर्म कैसा नहीं था, कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं था, इवन ही नहीं था। अब 5 पे आए, 5 पे आए तो दोनों में से सबसे पहले 25 नहीं कह दिया, आगे मत जाओ हमसे मिल लो। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी दिखी? 2 दिखी, 25। अब 3 की पावर देखने गए तो 3 की पावर में देखा कि 9 का कोई मल्टीपल है क्या? तो है। 25 इंटू 9 कितना हुआ? 225 हुआ कि नहीं हुआ? मामला यही, विषय समाप्त। ये कितना आया? अरे 25 9 जा और 45 5 जा। अब आप इसको डिवाइड करते हुए मत बैठा करो भाई, यहां से इसका लॉजिक सोचो। 25 नवैया 225, 45 से 5 टाइम्स के लगभग है। 40 इंटू 5 200, 5 इंटू 5 25। तो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है कि नहीं है? तो अगर ये 5 टाइम्स तक है तो आपका जीवन कैसा बीतेगा? मस्त बीतेगा यहाँ पे करने के लिए। क्लियर है? अरे हाँ या ना? कितनों के डोके में गई बात? कहां तक डूबी? अब आगे चलते हैं। ए को कितना काम करना है? तो हमारा काम कितना है? इधर देखो, 225 का 4/15 करना है, जो कि किस रफ्तार से करना है? 4 की ही रफ्तार से करना है। ये रहा टोटल वर्क, ये रहा ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 4 आई ना। टोटल वर्क 225 थोड़ी नहीं करना है, इसका 4/15 करना है। 225 का 4/15 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसल, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। क्लियर मामला? अरे मामला क्लियर? कितने लोगों को?
ये वाला नहीं बताऊंगा, कर लेंगे आप। सेम सवाल है, शायद सेम रिपीट हो गया है शिफ्ट में, क्लियर है, कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 96। एलसीएम कितना आएगा? 96। मयूरी रिपीट करें सर, कौन सा रिपीट करें, ये वाला या पिछला वाला? मयूरी जी ये वाला रिपीट करना है, तो ये वाला तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। 96, फिर हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना आया? 6.5। 12 इज इक्वल टू लास्ट वन। इसमें कहा दिक्कत आ गई? a प्लस बी 25 दिन, b 45 दिन, तो टोटल वर्क कितना आया? 225। एलसीएम कितना लिया? 225। एलसीएम लेने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैंने कहा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की n, क्या इसको o लिख देते हैं, इंटू 5 की पावर z लिख दो। मुझे हाईएस्ट पावर चाहिए। जब मैं 25 को लिख रहा था तो 25 का मतलब क्या हुआ? ये एक टर्म है 5 की पावर का, बिल्कुल। तुम वो टर्म लिखो, तुम 5 की पावर का टर्म लिखो। 5 की पावर का हाईएस्ट टर्म दोनों में से कौन सा दिख रहा है? 25। फिर मैंने इसके बारे में देखा, यहाँ 9 का कोई टर्म नहीं है। 3 का पावर जो होता है 9 5 या 45, तो दूसरा 3 की पावर का टर्म कितना दिखा? 9 दिखा। तो कितना हुआ एलसीएम? 25 इंटू 9 225। 25 9 या 225, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी 9। बी की 45 5 या 225, बी की 5, दोनों 9, बी 5, तो ए कितना? 4। पर सवाल ये नहीं है कि ए कितने दिन में करेगा। कल तक हमने तुमसे यही कहा था, ए कितने दिन में करेगा। पेपर का नेक्स्ट वर्जन भी तुम्हें ये सवाल में लिखवाया था कि इसका 1/4 कितने दिन में करेगा, 3/4। तो 225 का 4/15 करना है। और किस रफ्तार से करना है? क्योंकि किससे करवाना है? एक कल इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? मजदूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ऐसा कभी बताए थे क्या? कहीं लिखवाया था वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी? मैंने पहले ही कहा, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी के एग्जाम में वो नोट से ही होंगे, नोट्स के ही कंसेप्ट से होंगे। तो एक बार आपने वो बना लिया तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। क्लियर? अब जरा देखते हैं यहाँ पे 15 और 10 दिन। आज ये लॉजिक देखना है, वो देखना है जो इंपॉर्टेंट है। जो कल देखे तो वो तो था ही, इसके बाद यहाँ 2 लोगों में रहेगा तो क्या होगा? अगर मैं आपसे कहता हूं वर्क सेम है, वर्क कैसा है? तो डेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। डेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डेज बढ़ाओगे तो अपने आप एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? उसी काम के लिए रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक चीज सोचो, आप आज की डेट में एक दिन में 100 क्वेश्चन करते हो। आज की डेट में आप एक दिन में कितने करते हो? 100 करते हो। फिर आपके मन में आलस आ गया, आप अब उसी 100 क्वेश्चन को 2 दिन में करते हो, तो आज आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई या घट गई? तो डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो डेज का रेशियो इनका क्या है? 3:2। और बैंकिंग में ये चीजें ध्यान रखना, बैंक में ये बहुत बार आएगा कि आपको टाइम की एफिशिएंसी दिया होगा। ये किसकी एफिशिएंसी है? टाइम। और हम उस टाइम की एफिशिएंसी पे ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जब हम डेज इनटू एफिशिएंसी लिखेंगे, कल वहां पे भी लिखवाया था वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू एफिशिएंसी लिखा जाएगा, तो वहां पे वर्किंग एफिशिएंसी लिखा जाएगा। क्लियर? ये जो डेज की एफिशिएंसी है कितनी है? 3:2। तो यहाँ पे वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी? अरे वर्किंग एफिशिएंसी क्या होगी? अब सर डेज की एफिशिएंसी कहाँ आई? ये क्या दिया है? कितना? क्लियर? दे गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस वन। तो अगर मैं कहूं 5 की वैल्यू कितनी दिया है? 35,000 दिया है। अरे 5 की वैल्यू कितनी दिया है? अब पूछा किसकी है? 2 की। तो 5 सते 35 और 7 दूनी, पेपर में तो ज्यादा लगाना ही नहीं था, आप यही निपटा सकते थे क्वेश्चन को। ऊपर ही करके रेशियो निकालते और सीधे सीधे डिवाइड कर देते। क्लियर हो गई कुछ बातें? अरे हाँ या ना? मामला क्लियर? अब देखो तुम क्या कर रहे हो उसके पीछे ही बताता हूं, तुम टेंशन मत लो। तुम इस क्वेश्चन को लाओगे तो ऐसे करोगे, ए बी, ये 15 और ये कितना 10, ये कितना 60, ये कितना 4, ये कितना 6, तो कुल मिला के तुम्हारी वर्किंग एफिशिएंसी यही आई क्या?
अरे हाँ या ना। और अगर इसको यहीं से ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो डेज की एफिशिएंसी है, क्या डेज की एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की एफिशिएंसी दिख रही है क्या? क्योंकि वर्क कैसा है, वर्क कैसा है, वर्क कैसा है, कांस्टेंट है, सेम वर्क है। क्लियर हुआ मामला? तो जब कभी भी डेज कांस्टेंट मिले तो हम सीधे लिख सकते हैं वर्किंग एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एफिशिएंसी। क्लियर हुआ ये सवाल? अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे हाँ या ना तो बोल दो। 5 और 2 कहां से आया? मेरी मर्जी। फिर से नोट्स में पीछे चलिए और वहां पे क्या लिखे थे? वर्किंग एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेजेस। वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो ही क्या है? वेजेस का रेशियो है। ये 2 रहा, ये 3 रहा, तो दोनों मिला के टोटल पैसा कितना लेंगे? दोनों मिला के यहां कितना पैसा लेंगे? तो यही 5 अगर दोनों लेते हैं तो 5 का मतलब कितना है? 35,000। अब पूछा क्या है? होश लो, इसमें क्या रखा है मेरे भाई? हद है। चलो अब ओरली करते हैं, आग लगे, बहुत देर से कर लिया, पेन वेन चला लिया। ये 20 हुआ। 20% अगर 6 दिन में, मतलब 1/5 काम 6 दिन में, 20% म्हणजे काय? तो टोटल काम कितना 30 डेज में हुआ? कितने देश में? 20 और 30, क्या आ गया? 20 और आया ना? 20 और 30 से तुरंत क्या समझ में आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आएगा? अरे आएगा कि नहीं? एक की एफिशिएंसी 3, दो की एफिशिएंसी 2। तो 60 काम अगर 5 के हिसाब से करेंगे तो टोटल काम दोनों मिला के 12 दिन में कर लेंगे। टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे? अगर आगे का क्वेश्चन नहीं भी पढ़े तो कितने दिन में होगा? 12 दिन में। पर हमें क्या करवाना है? आधा करवाना है। पूरा काम अगर मैं 12 दिन में करता हूं तो आधा काम कितने दिन में करूंगा? सिर्फ मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज है जो मैंने तुमसे कहा था, क्वेश्चन फंसाने के लिए पूरा डेज नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि क्वेश्चन में आपके पास पूरा डेज नहीं देंगे? किसको? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए वही तो डेटा डाल रहे हैं। 20% मतलब कितना हुआ? 20% मतलब 1/5 कितने दिन में? 6 डेज में। तो डब्ल्यू बराबर कितना हो गया? क्लियर है? ये सवाल कर लेंगे? अरे हाँ या ना? छोड़ सकते हैं आपके लिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है भैया। जब तक मैं चला गया, एक कहानी सुनाता हूं तुमको। 3 दोस्त थे और तुम सब थे बेरोजगार। क्या थे? अरे बेरोजगार हो कि नहीं है? ये कहानी यहाँ पे आधारित एक लड़के की है। ठीक है, यहाँ पे आधारित एक लड़का, मतलब ऐसा सबके साथ होता है। घर वालों के पास पैसे बहुत आए थे तो उन्होंने कहा घर पे मकान बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? मकान। ऐसा तुम सत्य में मत ले लेना, सच में ये कहानी ही है। इसके सभी पात्र और घटनाएं कैसी हैं? काल्पनिक है। सुनिए आगे की तरफ, इस कहानी के लिए जो पात्र और जो चीजें हैं उसके ऊपर सोचते हैं। तो एक चीज बताओ, अगर घर पे मकान बनवाना है, घर पे क्या बनवाना है? मकान, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या हुआ? अबे तुम बेरोजगार हो, तुम पे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा तो घर वाले दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है मजदूर। देखो कम से कम क्लास में एक लड़की सबसे इंटेलिजेंट है, इसको भी पता ये खुद से नहीं बनाएगी, नहीं तो पता लगा इधर नारियल फोड़ा उधर मकान नीचे। तो क्या हुआ, ये लोग 3 मजदूर पकड़ के लाते हैं, ए बी और सी। गए 3 मजदूर पकड़ के लाए, ए बी और सी, तीनों ने काम चालू कर दिया। 3 दिन बाद एक एक घर से फोन आ जाता है। 3 दिन बाद एक एक घर से क्या आ जाता है? फोन। और फोन पे एक तो बड़ा प्यारा मैसेज आता है, कब तक रहोगे विदेश, लौट आओ स्वदेश। अभी देखो तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जो बच्चे यहाँ घर पे होंगे या यहाँ आए होंगे, शादी के बाद तो अलग ही चीजें हो जाती है कि नहीं? अगर सोचो तुम यहाँ अकेले रह रहे हो और अचानक से घर से फोन आए, कब तक रहोगे विदेश, लौट आओ स्वदेश, क्या करोगे शिव? जाना पड़ेगा। देख रहे हो, कह रहे मजबूरी है ये तो। और बड़ा निर्लज है, बुलेट से ही घर चल देता है कि नहीं है? सोचता भी नहीं कि बस का टिकट ले ले, रात में ही ये गायब हो जाएगा।
तो वैसा ही ए के साथ हुआ, ए गायब हो गया। अगले दिन कौन बच रहा है? कौन बच रहा है? अब बी और सी कौन सा काम करेंगे भाई? कौन सा करेंगे? पहले का ए चला गया तो ए का सारा काम तोड़ दे, कौन सा काम करेंगे? बचा हुआ काज। 2-3 दिन बाद बी के घर से भी मैसेज आ जाए, अब बी भी घर चला जाए, मैसेज आ जाए कब तक रहोगे विदेश, लौट आओ स्वदेश, बी भी गायब। अब सी कौन सा काम करेगा? सब काम नहीं, बचा हुआ कहे। ऐसा नहीं होगा, कह देगा सब चले गए, तोड़ो ताड़ो, फिर से करूंगा मैं, तब तो तुम्हारा मकान 2-4 पीढ़ियां बनवाती ही रह जाएंगी, लोग जाते रहेंगे आते रहेंगे। ऐसा होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के टोटल काम कितना होगा? अब अगर मैं यहाँ पे तुमसे कहूं कुल मिला के टोटल काम कितना होगा, लॉजिक यही पकड़ना है, कुल मिला के टोटल काम कितना होगा। कोई आए और कोई जाए, हम यहाँ पे जानते हो एक ऐसे लॉजिक से सॉल्व करते हैं। लॉजिक क्या वहां पकड़ के रखते हैं कि शुरू के 3 दिन ये थे, बाद के 2 दिन ये थे, शाम के लास्ट में ये थे। ऐसा लॉजिक पकड़ोगे तो दिमाग घूम जाएगा। आप सोचो कि मैं केवल 3 ही मजदूर लाया था, मैं केवल कितने मजदूर लाया था? कौन? ए बी और, तो कुल मिला के ए बी और सी जितने दिन थे वही काम होगा कि नहीं? अब यहां पे काम करने के लिए हम वर्क इज इक्वल टू क्या डिफाइन करते हैं? डेज इनटू एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट लॉजिक है, एक बार ध्यान में बैठा लोगे अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं काम करा रहा हूं ए बी और सी से। अगर काम के बारे में बात किया जाए तो काम में 3 तरीके से बातें होती हैं। पहली बातें क्या होती है कि उसने काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया, काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। ऐसा ही होगा कि नहीं? They had all started the work and after 2 days A had left the job। तो जो स्टार्ट से छोड़ता है ना, इसके नंबर ऑफ डेज डिफाइन होते हैं। इसके नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? अगर मैं कहता हूं कि मैंने काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ दिया था, मैंने काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ दिया था, तो मैं कितने दिन तक काम किया? भैया सीधी बात है ना, काम शुरू होने के 4 दिन बाद तक मैंने काम किया, काम शुरू होने के 4 दिन बाद मैंने छोड़ दिया, तो मैं कितने दिन काम किया? यहां तक का मामला क्लियर? तो अगर किसी का स्टार्ट से वर्क दे रहा है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? डेज डिफाइन। देखो, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 days। इसका मतलब ए ने केवल कितने दिन काम किया? ए ने केवल कितने दिन काम किया है? ए ने केवल कितने दिन काम किया है? 3 दिन। क्लियर है इतनी बातें? अरे हाँ या ना? कितनों के मामले में ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर। फिर एक निर्लज्ज आदमी होते हैं। कैसे आदमी होते हैं? निर्लज्ज का मतलब समझते हो? एक बार किसी चीज को पकड़ लिए तो छोड़ेंगे ही नहीं, ता उम्र उसी में बिता देंगे। होते कि कुछ लोग की नहीं होते, कुछ ठेकेदार जिनको ये उम्मीद होती है कि जब तक काम हो नहीं जाता, दूसरा काम मिल नहीं जाता, इसको छोड़ना नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बेचारा रोज तुम्हारा जाके कुछ नहीं होगा तो फालतू सरिया काट रहा होगा, तुम पूछोगे क्या काम है? तो काम तो कुछ नहीं, इसका गमला बना देते आपके यहाँ साहब, कुछ काम नहीं था। तो अगर वो एक दिन भी ना वो छोड़ के गया है ना कुछ हुआ है, तो जितने दिन वर्क चला है वो टोटल वर्क डेज तक काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं कहता हूं टोटल वर्क डेज इज इक्वल टू एक्स है, तो वो पूरे कितने दिन तक काम करेगा? अरे यदि कुल एक्स दिन तक काम चला है तो वो कितने दिन काम करेगा? छोड़ के ही नहीं जा रहा है। जैसे इसमें सी कितने दिन काम किया था ये बताओ, अगर कहानी में सी कितने दिन काम किया था? अगर काम 20 दिन चला था तो 20 दिन किया है, काम 40 दिन चला था तो। अब एक तरीका होता है जिसको डिफाइन करना मुश्किल होता है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बैच खत्म होने के 10 दिन पहले चला जाऊंगा। बैच खत्म होने के कितने दिन पहले चला जाऊंगा? अब तुम्हें यही नहीं पता बैच खत्म कब होगी। विकास सोच रहा होगा बहुत देख लिया इनकी शक्ल, 10 से 20 दिन बचा है। नहीं सर सिलेबस तो बचा है, अभी है। अभी देखो हर एक का दिन अलग आया होगा। कैसे? आपको क्या लगता है मैडम कब जाएंगे? सिलेबस खत्म होने के 10 दिन पहले, तो कब जा रहे हैं? देखो अभी एक हर किसी अपने हिसाब से जोड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो दिसंबर, मेरे हिसाब से अक्टूबर, मेरे हिसाब से सितंबर,
तो आप सोचिए बात को, अगर आपने x दिन में किसी काम को खत्म होने के लिए माना, क्योंकि डेज डिफाइन नहीं है काम कितने दिन में, और मैं 10 दिन पहले गया, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस 10 डेज तक काम कर रहा हूं। कभी भी एंड पॉइंट से अगर डेज को डिफाइन करना है तो x माइनस लेफ्ट डेज, ये हमेशा उसके डेज होते हैं। मतलब मैं काम खत्म होने के 15 दिन पहले चला जाऊंगा, तो मतलब मैंने काम कितने दिन किया, x माइनस 15 दिन। विषय समाप्त। 3 चीज क्लियर। डायग्राम बनाओ, आगे चलते हैं। अरे हाँ या ना, ये नोट हुआ, बस काम खत्म, बस इतना ही चाहिए था। बहुत सवालों में ये आएगा, और अभी तो आगे की तरफ देखते रहेंगे, एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, तो कोई टेंशन नहीं। इधर देखो, ए 9, बी 12, सी 18, एलसीएम कितना, 36। 18 की टेबल आती है, 18 कम 18, 12 ने मना कर दिया, 18 दूनी 36, तीनों कैसे डिविजिबल है, तो एलसीएम कितना हुआ, 36। ए की एफिशिएंसी बोलो, ए की 4, बी की, सी की, सी की। अब देखो यहीं पे ऐसी टेबल बना लेना, काम हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो यहीं पे टेबल बना के निपटा देना, काम खत्म। क्लियर, दोनों के मल्टीपल के लिए। कौन छोड़ के गया, कौन छोड़ के गया, कितने दिन बाद, तो मतलब ये कितने दिन काम किए, 3 दिन। कितना काम किए होंगे 3 दिन में, कितना काम किए होंगे, 12। क्लियर है। बी छोड़ के गया क्या, बी छोड़ के गया क्या, तो हम कह रहे हैं टोटल काम कितने दिन, x, और टोटल कितना, x। यही होगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने कितना काम किया, 3x, और इन्होंने कितना किया, तो टोटल क्या हो गया, 12 प्लस 5x बराबर कितना हो गया, 12 प्लस 5x बराबर कितना हो गया। क्लियर है। एक तरीका था ए का काम हटा के बी और सी से उतना काम करवा सकते थे। अगर मैं डायरेक्टली इसको करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा मेरे भाई, जो वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी, ये जो 12 मैंने माइनस किया ना, जो आप लॉजिक लगाते हो, इतना हो गया तो बचा हुआ कितने दिन में होगा। यहाँ पे जो मैं निकाल रहा हूं, एक्स किसकी वैल्यू है, टोटल डेज की। एक्स किसकी वैल्यू है, अगर आपको कभी टोटल डेज पूछेगा तो एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ कह रहा बचा हुआ क्या है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, एक ही लॉजिक में सब कुछ खत्म करते हैं। 5x की वैल्यू कितनी हो गई, और x की वैल्यू 24/5 दिन। किस कौन सा आंसर है, सवाल पूछता पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो पूरा काम 24/5 दिन में। पूरा काम कितने दिन में, 24/5 दिन। कह रहा है इसके बाद, अब 3 दिन के बाद वाला रिमेनिंग, मतलब क्या हुआ, जब सब चले गए उसके बाद वाले के हिस्से की बात है कि नहीं। तो 3 दिन बाद कितना काम, तो इसमें से कितना काम हटा दिए, 3 दिन हटा दिए कि नहीं हटाए। ये कितना हुआ, 5 3 जा और 24 माइनस 15, 9 क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है, पूरा पूछता है तो दोनों करा दिए। करने का मेथड नंबर 2, जो काम हो गया वो हटाते जाओ, जो बचेगा कौन करेगा, बचे हुए लोग करेंगे। सीधी बात है, जो काम हो गया वो हटाते जाओ, बचा हुआ काम कौन करेंगे, बचे हुए लोग। अगर आपको ये लॉजिक टोटल वर्क के लिए लगाना है तो वहां लगा लो, टोटल डेज के लिए। यहां के लिए आप ये लॉजिक लगा सकते हो, कितना काम किया, कितना हुआ, अरे कितना हुआ, 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में कितना काम हो गया, 12। अब कितना बच रहा है मेरे भाई, काम कितना बचा, 24। अब किसको किसको करना है, किसको किसको करना है, कितना दिन लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो लोग पिछले वाले लॉजिक से कह रहे हैं ना कि पिछले वाले लॉजिक से ऐसे करके हटाने वाला काम क्या है, तो वहां पे आंसर कैसे निकालोगे। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 days। ए कितने दिन बाद गया, तो इसका मतलब शुरू का पहला ग्रुप कौन है, ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन तक काम किया। क्लियर। और फिर बचा हुआ बी और सी कितने दिन तक काम कर रहा है, एक्स दिन तक। यही रिमेनिंग वर्क हुआ कि नहीं हुआ, 2 हिस्सों में काम हो रहा है। एक पहला हिस्सा क्या है जिसमें तीनों साथ है, दूसरा हिस्सा कौन सा है, जब ये चला गया तो ये चला गया तो बचा कौन,
तो जो बी और सी कितने दिन में, तो तीनों ने साथ मिलके 3 दिन में कितना काम करेंगे? इधर देखो, 4 3 7 2 9 हुआ। अरे हाँ या ना? 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में मिला के कितना काम करेंगे मेरे भाई? अरे हाँ या ना? तो बचेगा कितना काम? अरे बचेगा कितना काम? 27 प्लस 9 से 36 लिखा है, यहां वाला नहीं लिखा। बचेगा कितना? 9। कौन कर रहा है? बी और सी। किस रफ्तार से करेंगे बी और सी? बी और सी की रफ्तार क्या है? एफिशिएंसी क्या है? बी और सी की एफिशिएंसी क्या है? क्लियर हुई? अरे भैया हो गया इतना मामला क्लियर? दोनों तरीके से कर सकते हो, तो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? एक तरीका, पहला वाला क्लियर हुआ, पहला वाला कर लो। दूसरा, दूसरे वाले में क्या होता है? एग्जैक्ट पेयर बनाना होता है। ये इतने दिन तक था, ये इतने दिन तक था। इक्वेशन में कोई लफड़ा ही नहीं होता, सीधे काम खत्म। चले आगे। ये सवाल मैंने तुमसे बताया था, इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको होमवर्क छोड़ सकता हूं तुम सबके लिए? अरे हाँ या ना? 30 24 40 120। एलसीएम कितना हुआ? 120। 4 5 और 3 12 6 120 बाई 6। 20 दिन में आंसर, काम खत्म। आंसर इसका क्या है? अरे इधर देखो, 30 24 40 एलसीएम कितना है? 120। 30 चौको 120, 24 पंचे 120, 40 त्रिक 120। तो 4 5 और 3 ऐड करके कितना आया? 12। 12 किसकी वैल्यू आएगी? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? आएगा ना? 120/6 कितना? 20। होमवर्क छोड़ दूं? 5 दिन दोनों काम करने के बाद कितना वर्क लेफ्ट होगा? तो देखो, 12 18 36, 12 18 36। तो अगर मैं 36 की बात कर रहा हूं तो ये हुआ 3 और ये हुआ 2। 5 दिन काम करेंगे मतलब 25 काम करेंगे। तो काम कितना बचा? 11। विथ रिस्पेक्ट टू 11 इज नॉट अ यूनिट। आप पोर्शन ऑफ द वर्क कैसे बताते हो? हाफ काम बचा है। अबे हाफ कैसे बताते थे? 10 कमरा पोतने थे, 5 ने तुमने पुताई कर ली, तो 5 बच गए। तो क्या कहोगे? 5 हाफ वर्क बचा है कि नहीं? 5 विथ रिस्पेक्ट टू 10। जैसे अच्छा एक चीज बताओ, कभी आप लोगों ने खाना बनाते हो कैसा कहा है? आधा खाना बन गया। अरे हाँ या ना? इसके लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसा कहने के लिए कभी क्या होता है? आधा खाना बनाना पड़ता है। मैगी को खाना नहीं कहते, ठीक है? कितने लोग यहाँ खाना बना लेते हैं? कभी तुमने ऐसा कहा आधा खाना बन गया है? कब कहती हो ऐसा? देख रहे हो, मतलब इसने पहले बना लिया। 4 एलिमेंट बनाने हैं, 2 बन गए, 2 बचे हैं। तो सीधी बात है भाई, हाँ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 4। लेकिन अगर सोचो इसने उस दिन 5 6 टाइप की चीजें कहने के लिए बताई होती कि क्या है? दाल भी बना था, वरण भात, दाल चावल, रोटी सब्जी। उसके बाद इसने उसी में कह दिया होता है एक डेजर्ट भी बनाना है, खीर बनाना है। तो क्या होता आज इसका हाफ खाना बच हो गया होता क्या? अरे ऐसे कैसे हाफ बोल देती? 5 चीजें बनानी थी, 2 बनी है, तो कितना नहीं बचा है? 3/5। कितना पोर्शन बचा है? 3/5। क्लियर है बातें? वो टाइम के लिए बाद में चलेंगे उस चीजों के। क्लियर हुआ इतना मामला? अब तुमसे यहां से देखो, आफ्टर 5 days ऑफ वर्किंग टुगेदर, 5 दिन लगातार काम करने के बाद, तो हम कह रहे हैं 5 दिन लगातार अगर ए और बी एक साथ काम किए हैं, तो 5 दिन में 5 की रफ्तार से कितना काम किए होंगे? 25 किए होंगे। अरे वर्क डन कितना हो गया होगा? 5 दिन 5 की रफ्तार से किया हुआ काम 25 हो गया। टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क कितना है? तो बचा हुआ कार्य कितना होगा? भाई जल्दी बताओ, बचा हुआ कार्य कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? बचा हुआ कार्य 11 होने वाला है। अरे हाँ या ना? कंफर्म? बचा हुआ कार्य कितना होगा? 11 होगा। कोई टेंशन यहाँ पे? अरे जीवन में कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना? तब अपने पास क्या हुआ? बचा हुआ कार्य कितना होने वाला है मेरे बड़े भाई? 11 होने वाला। और अगर ये 11 है तो ये कह रहा 11 विथ रिस्पेक्ट टू 36 क्या होगा? पोर्शन ऑफ द वर्क। पोर्शन ऑफ द वर्क मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वर्क।
पोर्शन ऑफ द वर्क मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वर्क। क्लियर हुआ मामला? अत्ता क्लियर? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा सोचने में मजा दे देता है, पिछले वाले लॉजिक के ऊपर बेस्ड सवाल है। इस सवाल को एक बार बड़े प्यार से पढ़ना, ये सवाल आने लायक है, फिर से आएगा, फिर से पूरा मजा देगा। देखो, इसने केवल तुमसे मजा लिया कि क्या तुम सच में कुछ सोच सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन के पहले लॉजिक को सोचो कि ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, मतलब टोटल 100 हुआ, ये 5 हुआ और ये कितना हुआ। अब कुछ दिन बाद आग लगने दो, अभी उस लाइन को मत सोचो। यहां तक का लॉजिक क्लियर? अब तुमको जानते हो इसने सी के साथ केवल लिख के मोह माया रच दिया है। मोह माया, लड़का आप सोचता बैठा रहे कितने दिन बाद सी आया। ओरिजिनली तुमको ये सोचना था कि सी आके करेगा भी क्या। भाई एक चीज सोचो, जैसे हम लोग एक नॉर्मल सी चीज है ना, हम इसको सीधे सीधे सोचेंगे क्वेश्चन के लॉजिक से तो फिर परेशान हो जाएंगे। कितने दिन बाद आया, क्यों आया, कब आया, कहां आया। इससे अच्छा ये सोचो उसको बुलाया किसके लिए गया था, उसको करना क्या है। अब तुमसे कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क ज्वाइंटली, फ्यू डेज लेटर सी ऑल्सो ज्वाइन, और सबने मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया था। सबने मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया था? मतलब अगर मैं बात करूं तो ए और बी कहीं गए थे क्या? तो मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? अब सी का पता नहीं, आग लगने दो। तो अगर ए और बी 10-10 दिन काम करते हैं तो टोटल इन्होंने 9 के हिसाब से 10 दिन में 90 काम तो ए और बी ने कर लिए होंगे। जैसा मैंने तुमको सिखाया था कि टोटल डेज का मतलब अगर मैं एक्स पकड़ता हूं तो ए ने एक्स की वैल्यू 10 दिन, ए की वैल्यू कितनी दिन है? टोटल एक्स डेज में काम खत्म होता, तो ये गया नहीं, तो ए ने 10 दिन काम किया, बी ने भी कितने दिन काम किया, और 10 दिन अगर ये 5 की रफ्तार से काम किए, ये 4 की काम से रफ्तार किए, तो टोटल काम इन्हीं दोनों ने मिला के कितना कर दिया होगा? इन्होंने कितना कर दिया होगा? अब मुझसे ये नहीं पूछा है कि भाई सी कितने दिन तक काम किया है, क्या किया। पर अगर मैं बात करूं आपको सी कितने दिन तक काम किया है ये पूछा जाता तो आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें क्या नहीं पता थी? सी की एफिशिएंसी नहीं पता थी। क्या नहीं पता थी? अब लड़का यहीं कोमा में बैठा रहेगा। पर एक चीज सोचो ना, पैसा एफिशिएंसी हम डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल किए थे? वर्क से प्रोपोर्शनल किए थे कि नहीं किए थे? अब अगर 90 काम इन दोनों ने किया है तो बचा हुआ 10 काम किसी ने किया है? अरे बचा हुआ 10 काम किया है, किसने किया है? तो मतलब अगर सी की बात की जाए तो सी ने 10 काम किया है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कितना काम किया है सी ने? अरे 1/10 पोर्शन, 0.1 आग लगे। कितना पोर्शन? कितना पोर्शन? तो उसको पैसा भी कितना देना चाहिए भैया? जो भी पैसा आएगा उसका 1/10 का हिस्सा वही होगा कि नहीं होगा? टोटल पैसा कितना है और इसका 1/10। बड़ा बेहतरीन सवाल था ये जब मैं पहली बार देखा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए चकरा ही गया था। मैंने कहा सी की एफिशिएंसी नहीं है, फिर ध्यान आया अच्छा पैसा बांटना है, डेस नहीं निकालना है, तो एफिशिएंसी का कोई काम नहीं है। जब पहली बार आप इसको देखोगे, यहां से करके नहीं जाओगे ना, तो थोड़ी देर के लिए आप भी टेंशन में रहोगे, क्योंकि यार एफिशिएंसी आने का कोई सवाल ही नहीं चालू हो रहा है, एफिशिएंसी मिल ही नहीं रही है। फिर आप क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ोगे कि डेस नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? कितना पैसा। तो पैसा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? कितना काम करते हो। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलें आगे? अरे आगे चलें। सर फिर से बताओ। बिल्कुल फिर से बताते हैं आपको अभिजीत जी। अच्छा एक चीज बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई? ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। और बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो दोनों मिला के कितना काम करते हैं? 9। अब कह रहा है, ये वाली लाइन पढ़ना अभिजीत जी, फ्यू डेज लेटर सी ऑल्सो ज्वाइन। कितने दिन बाद करता है ये बाद में देख लो, पर ये लिखा है कि ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड द होल वर्क इन 10 डेज। ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज लिखने का मतलब क्या है? जैसे भी कहानी गई हो, पहले ए ने आया हो या ए बी साथ में रहे हो या सी आने के बाद, पर काम को खत्म होने के लिए जब काउंटिंग हुई तो कितने दिन हुई? 10 दिन हुई। तो इसका मतलब ए और बी ने शुरुआत किया था, बीच में छोड़ के नहीं गए,
तो 10 दिन तक काम हुआ, तो ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? तो ए के 10 दिन का काम मतलब 50, बी के 10 दिन का काम मतलब 40, टोटल काम कितना हो गया? 90। मेरा टोटल वर्क कितना है? 100 में 90 किसने किया? ए और बी ने। तो बचा हुआ 10 कौन करेगा? और हमें ये नहीं जानना है 10, हमें जानना है कितना पोर्शन है, क्योंकि हमें पैसा देना है ना। तो हम लिखेंगे 10 विथ रिस्पेक्ट टू 100। ये कितना पोर्शन आ रहा है मेरे भाई? 1/10 आ रहा है। तो मुझे पैसों का भी कितना हिस्सा मिलेगा? चले करते हैं इस इक्वेशन को, डायरेक्टली सोच लेते हैं। यहां से देखो, इसको काटने में लेके जाओगे इक्वेशन लिख के तो ज्यादा अच्छा। इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करते रहोगे तो क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में डेटा बड़ा लिखता है ना, तो इसका मतलब वैल्यू वहां से कट रही है। क्वेश्चन में डेटा बड़ा लिखता है मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो रही है? कट रही है। वैसे सोचते वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस। दे कैन कंप्लीट अ मतलब कौन? ए बी और सी। कितने दिन में? 42 डेज। किस एफिशिएंसी से? 20 के एफिशिएंसी से। अब कह रहा है बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज, मतलब 13 की रफ्तार से कितना दिन काम किया? 21। कह रहा है अब 7 के हिसाब से द होल वर्क वॉज एंड द रिमेनिंग वॉज कंप्लीटेड इन एक्स दिन। 7 की रफ्तार से कितना काम कंप्लीट करना है? एक्स करना है कि नहीं करना है? फिर से समझो। पहली चीज सोचो, टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू एफिशिएंसी, और ये टोटल वर्क का डेज और जिसने काम किया उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? अरे टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं मेरे भाई? ठीक है। कौन कौन? तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी? तो टोटल वर्क का क्या हुआ? 42 इंटू 20। मामला क्लियर। अब इस लाइन पे आते हैं। बी एंड सी कितने दिन तक काम किए? तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी? तो मतलब एक पोर्शन ये हुआ। फिर कह रहा है जो बच रहा है वो कौन कर रहा है? ठीक है, जो बच रहा है वो कौन कर रहा है? तो ये मैंने क्या मान लिया कि x इज द डेज जो कि बचे हुए काम को करेगा। किस काम को करेगा? रिमेनिंग वर्क के लिए कितना दिन लग रहा है। क्लियर है। और ये इक्वेशन क्यों बना लिया? एक चीज देखो, तीनों में क्या 7 का फैक्टर दिख रहा है क्या? तीनों टर्म में 7 का फैक्टर है। 7 6 जा, 7 3 जा, डन। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 120 माइनस 39 हुई। अरे हाँ या ना? अब क्वेश्चन को और आसानी से डायरेक्टली करना है तो जरा सोचते हैं क्या क्या चीजें और हो सकती है। 120 माइनस 39 दिन किसको लगेगा? 120 माइनस 39 दिन किसको लगेगा? क्वेश्चन में फिर से बार बार ना करना पड़े तो एक बार लॉजिक बैठाते। 120 माइनस 39 दिन में ए कौन सा काम करेगा? ए कौन सा काम करेगा? पर मुझसे क्या पूछा? होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन। तो होल वर्क के लिए पहले भी कितने दिन काम हुआ है? होल वर्क के लिए कि पहले भी कितने दिन काम हुआ है? फिर से एक आध कोमा में चला गया, बचाता हूं। ये ए का हुआ। अरे हाँ या ना? ये पहले वाला वर्क हुआ बी प्लस सी का डेज, तभी तो जाके टोटल वर्क हुआ है। अब मैं एक बार माइनस करूं एक बार प्लस करूं, उससे अच्छा एक बार में ही सब खत्म करता हूं। -39 प्लस 21। -39 प्लस 21 सन्नाटा काहे है? -18। 18 नहीं, माइनस, और 120 -18। क्लियर? अरे हाँ या ना? कितनों से ये वाले सवाल हो गए थे? कुछ क्लियर हुआ क्या मामला? सर देखो ये क्या कर रहे हो, ये मैंने तुम्हें एक बार में कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बार बार प्लस माइनस करने के लिए नहीं बताने। तो लड़का क्या करता, पहले इसको माइनस करता, फिर वैल्यू आएगी उसमें क्या प्लस करेगा? 21। मेरा टोटल डेज क्या है? मेरा टोटल डेज है x प्लस 21। मेरा टोटल डेज है कि नहीं है? टोटल डेज मेरा क्या है? x प्लस 21। क्लियर है? क्लियर है।
ये आप इसको टोटल डेज मानते तो क्या लिखते, x-21 लिखते कि नहीं, पीछे से आया है। ये मैं नहीं बताऊंगा। बी लेफ्ट आफ्टर 2 days, मतलब बी कितने दिन काम कराओ, 2 दिन, और ए कितने दिन काम कराओ, जितने दिन चलना है। 40% 6 दिन में करता है, मतलब कहने के लिए क्या है, 2/5 पोर्शन कितने दिन में, 6 days में। तो ए का टोटल वर्क कितने दिन में, 15 दिन में। 30% 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 10 दिन में। 30% का मतलब क्या लिखोगे, 30/100 विच इज इक्वल टू 3/10, और कट के वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 15 और 10 दोनों का जो एलसीएम होगा, नहीं समझ में आ रहा है, 150 पकड़ लो। छोटे वैल्यू पे लेके चलना है तो 60 है, छोटे वैल्यू पे कितना है, 60 है। उससे भी छोटा लेना है तो 15 दूनी 30, ये 2 हुआ और ये कितना हुआ, 3। बी को 3 के हिसाब से काम कराया, कितना हुआ मेरे भाई, 6। अरे हुआ कि नहीं, टोटल वर्क। तो ए कितना काम कर रहा है, 24 कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, और 2 की रफ्तार से 24 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा। चाहो तो यही बराबर क्या लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो ना। फिर यहाँ पे वैल्यू 3 2 जा 6 जाके माइनस ए की एफिशिएंसी 2 लिख देना। द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी दिस वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 10.5 दिन में। 10.5 में 10 के हिसाब से काम करेंगे तो 105 टोटल काम आएगा। कितना काम आएगा, 105। क्लियर है। 8 दिन तक इन्होंने काम किया तो 80 हो गए, बचा कितना, 25। 25 का भी क्या काम करना है, 60%। 25 छंग 150, मतलब 15 काम बच रहा है। 15 किससे करवाना है, ए से। तो 15/3 विच इज इक्वल टू 5 days। कोशिश करना करने की, हो जाएगा। सीधे मल्टीप्लाई करना है, सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुई बातें, अरे हाँ या ना। चलो वेरी गुड, ये वाला कर लोगे ना, टायर 2 का सवाल है। अच्छा, ये वाली लाइन अगर ना सोचा जाए तो कभी ये वाला सवाल लिखा है क्या, विद द हेल्प ऑफ सी। अरे डे 1 की नोट्स में, डे 2 की नोट्स में चले जाओ, कभी ऐसा लिखा है क्या, विद द हेल्प ऑफ सी। ऐसा कभी करवाया था। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और विद डे का मतलब क्या था। और ऐसा कभी यहाँ पे वेजेस में ऐसा चीजें लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, तीनों के लिए मिला के कितनी वैल्यू होगी, कभी करवाया है। 24, 4, 3 और 8। तो सी की क्या हो गई एफिशिएंसी, 1। 1/8 पैसा लेगा, कितना पैसा लेगा, 1/8। 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 3 24। करना नहीं है इसको, बस तुम्हारे लिए छोड़ते जाना है, हो जाएगा ना। ये कराया था ये, ए एंड सी टुगेदर फॉर बी अलोन विल, ये सेम टाइप का सवाल है, हो जाएगा ना। नहीं ये नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमको इंपॉर्टेंट। किसको होगा वो बता देता हूं। यहां तुम्हें इक्वेशन हिंट ले लो, नहीं तो घर जाके फिर रोगे। ए इज एज इफिशियंट एज बी एंड सी टुगेदर का मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी कितना, 36 दिन में, सी कितना, 60 डेज में। क्लियर है। एलसीएम कितना, 60 की टेबल पढ़ते हैं, 360 ले लेते हैं। उससे छोटा लेना है तो 36 पंचे 180, अगर कभी पता हो तो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये कितना हुआ, 5 हुआ, और ये कितना हुआ, 3 हुआ। क्लियर है। अब आपको पता है ए प्लस बी बराबर कितना है, 5, और सी बराबर कितना है, 3। लेकिन अगर मैं इसको आसानी से लिखना चाहूं, क्वेश्चन में डेटा निकालने के लिए जो रिप्लेसमेंट होगी, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए की एफिशिएंसी इसके बराबर है, तो चाहे ए लगाओ चाहे बी प्लस सी लगाओ। तो ये देखो, 2b, सी से सी कट गए, 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 2b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। तो b मतलब कितना, 1। सी मतलब कितना दिया, 3। तो ए की एफिशिएंसी, अब कुछ नहीं बचा, आप सब कर डालोगे। ए एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 10 days।
ए और सी मतलब 7 के हिसाब से कितना काम हुआ, 70 हो गया, बचा कितना 110। 110 बी एक के हिसाब से कितने दिन में करेगा। अबे किसी का भी हो, बैंक में भी आया हुआ सवाल है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर आप एमबीए के लिए कई बुक्स आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एम टायरा कह रहा हूँ, अरुण शर्मा भी देखेंगे तो उसमें भी एलओडी 1 में ये सवाल लिखा हुआ मिलेगा, सेम सवाल है, बस यहाँ लॉजिक ऐसे लगाना होता है, ए इज एज मच एफिशिएंट एज बी एंड सी, तो मतलब ए बराबर क्या है, बी और सी। क्लियर है बच्चा, ये तो यहां से आया ना, टोटल वर्क तुम्हारा 180 है, ए और सी मिला के कितना काम किए, 7 के हिसाब से 10 दिन किए, कितना हुआ, तो बच्चा कितना काम। बस सीजीएल वालों के लिए आज कहानी समाप्त, बैंक वालों के लिए एफिशिएंसी पे बेस कहानी कल चालू करेंगे। सीजीएल में ऐसी चीजें होती है, फिर 19 के बाद 20, 21, 22 के सवाल भी करेंगे जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के लेवल ऊपर हो जाए कि हम तुरंत उसको कर सके। क्लियर है, ऑनलाइन मामला क्लियर, ऑनलाइन मामला क्लियर। भाई किसी को आज के केस में कोई डाउट नहीं है, होमवर्क है ये सारे क्वेश्चन फिर से घर से करके लाने, सेम क्वेश्चन घर से फिर से करके लाने, बस इस बार कोशिश करना कि तुम्हारी सीट 15 से 20 मिनट में हो जाए। कितने में हो जाए, 15 से 20 मिनट में ये हो जाए, बाकी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन की सीट दे दी जाएगी जिसमें आपके 100-150 क्वेश्चन एक साथ लिखे होंगे सेम टाइप के, वो पीडीएफ में अभी आपको भेज देता हूं, जिसमें लगातार क्वेश्चन लिखे होंगे, आप करते रहिएगा। क्लियर है बातें, डन, चलिए थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो।